आइए हम सब मिल करके इस गणित की सदन की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। गणित की सदन के शुरुआत के पहले आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको लेकर के जो मन में जिज्ञासा है बड़ा गणितज्ञ और वैज्ञानिक बनाने का, वो सभी कामनाएं पूर्ण हो, आपका भी हो, हमारा भी हो। इसी के साथ हम सदन का शुरुआत करते हैं, यह बताते हुए कि आज इस सदन में किस टॉपिक के ऊपर हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक है गुणनखंडन विधि का उपयोग कर किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों को मालूम करना। आज जब इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो जाएगी कि किसी दी गई संख्या का सभी गुणनखंड को किस तरीके से मालूम किया जा सकता है, व्हाट वे we can find out all divisors of given any natural number other than 1। सेकेंड चर्चा होगी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक एवं लघुतम समापवर्त को ज्ञात करना, जिसका अंग्रेजी में लिखा हुआ टू फाइंड आउट HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ऑल डिविजर्स ऑफ ए गिवन एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1। क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का डिवीजर होता है, तो मैं टॉपिक्स को डिलीट कर देता हूं क्योंकि इतना ही छोटा स्पेस है और सब कुछ आपको काम करना है। सब लोग टॉपिक्स लिख लिखे हो, चलिए टॉपिक्स को मैं मिटा देता हूं क्योंकि छोटा स्पेस है ना यार, इतना ही में बहुत सारा काम करना है। अब चलिए इस सदन में गणित विषय मतलब कि हमारे वास्तविक जीवन में मात्रात्मक रूप से घटने वाली घटना को हम अपने नेत्र से साक्षात्कार करते हैं। यहां पर गणितीय प्रतिभा का विकास मतलब जब अपने आसपास घटने वाले सभी प्रकार की घटनाओं में मात्रात्मक रूप से जब विचार करते हैं तो उन घटनाओं को आपको आंख से दिखनी चाहिए, और जब घटनाओं का साक्षात्कार आपका नेत्रों के द्वारा होता है तो फिर गणित का कठिन से कठिन प्रश्न बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए हम सबों का प्रयास है कि अपने आसपास घटने वाली घटना जिसमें हम मात्रात्मक रूप से विचार करते हैं, यानी मात्रात्मक रूप से घटने वाली घटना को हम अपने नेत्रों से देख सके, हमारा यही प्रयास है, यही नहीं बात होता। आपको मैं बताया हूं पहले भी कि संसार में दो ही प्रकार का लोग कार्य कर रहे हैं, या तो बटोर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, बटोरना, और फिर उनके द्वारा जो बटोरी गई चीज है, जमा की गई चीज है, उनके द्वारा जो भंडारित वस्तु है वह बाद में बिखेर जाता है। तो बटोरना और बिखेरना दो ही क्रिया चल रही है। एक पिता ने बहुत सारे रुपयों को बटोरा, कुछ रुपया कलकत्ता में था, यहाँ पर रुपया बम्बे का रुपया, या पता नहीं कहाँ कहाँ का रुपया, किन किन गलियों को रुपया, किन किन दुकानदारों को रुपया, किन किन संस्थाओं का रुपया, अलग अलग जगह से रुपया को एक जगह जमा कर लिया।
तो कहा कि उसके पिता ने संपत्ति को अर्जित किया। अब उसके 4 पुत्र हुए, ए बी सी, तो ये जमा संपत्ति का अब क्या होगी, बिखेर जाएगा, बट जाएगा। 3 पुत्र होंगे, राइट। तो दुनिया में आप देखें तो 2 ही प्रकार की घटनाएं हो रही है, या तो कोई बटोर रहा है, या तो कोई जमा हो रहा है, या तो फिर जमा चीज क्या हो रही है, बिखर रही है। 2 ही हो रही है, अर्थात यह दोनों क्रियाएं विलोम है, इन्वर्स है एक दूसरे का। अब बटोरना को आप जैसे भी कह दे, इसके लिए बहुत सारे शब्द कह सकते हैं, जमा करना, मिलाना, एक साथ रखना, समूह बनाना, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो एक पिता ने संपत्ति को बटोरा और फिर उसकी संपत्ति के साथ क्या हुआ, वह संपत्ति बिखर गई, राइट। तो यहां पर भी इसी बात को ध्यान में रख करके अब यहां पर बटोरना और बिखेरना, कोई चीज बटोरता है और फिर उसको बिखेरता है, बांटता है। अलग बात है कि अपना मन से बिखरे या बिखेरने के लिए वह बाध्य हो, ये बात नहीं है। तो बटोरते भी हैं, तो बटोरना 2 तरीकों से होता है, या तो समान चीजों को बटोरते हैं, समान, या तो असमान चीजों को बटोरते हैं। बिखेरते भी हैं तो समान समूहों में बिखेरते होंगे, समान समूहों में, या तो फिर असमान समूहों में। जैसे पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति को पुत्रों में जो बिखेरी गई होगी, बांटी गई होगी, तो वह समान असमान होगी। या तो जब आप समान चीजों को बटोर रहे हैं, when you are collecting equal objects, equal amount, equal group, when you are adding up equal amount, equal group, मतलब groups made up of equal units और same units, तो समान चीजों को जब बटोर रहे होंगे तो उसी क्रिया को आप किस रूप में देखते हैं, गुना के रूप में। और जब समान समूहों में जब बिखेर रहे होंगे तो इस क्रिया को किस में देखते हैं, यस, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। तो मैं कई बार बता चुका हूं, तो गुना और भाग एक दूसरे का कैसा क्रिया हो गया, उल्टा, समझ गए। फिर मैं बताया हूं, एक उदाहरण मैं देता हूं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 के मतलब हुआ कि हमारे पास 2 इकाइयों का बना हुआ समूह, मतलब हम समान समूह जो 2 का बना हुआ वैसे 6 समूहों को जोड़ रहे हैं। तो यदि 2 का बना हुआ समूह ऐसे 6 समूहों को बटोरते हैं तो बटोरने के बाद कुल इकाइयां कितनी हो जाएगी, 12। या आपके पास 2 समूह हो और जो प्रत्येक समूह 6 का बना हुआ हो, ऐसी चीजों को बटोरते हैं तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसी एक्सप्रेशन को देखिए, क्योंकि यहां पर 2 को कई बार जोड़ा गया है, 2 2 4 1 5 और 1 6। यहां पर 6 को कई बार जोड़ा गया है, 2 बार। तो यहां पर देखिए जरा, तो 6 गुने 2 बराबर 12 या 2 गुने 6 बराबर 12, जो भी उसका मीनिंग निकाले, तो हमें यह पता है कि 2 चीज जो समान 6 समूहों को जोड़ने के बाद 12 प्राप्त होता है। अब यही 12 को हम बिखेरना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो 12 को यदि 2 भागों में अगर बराबर बांटे तो प्रत्येक भाग कितना का मिलकर बना होगा, या 12 को हम 6 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक को कितना मिलकर बना होगा, 2 का। यानी कि यहाँ पर 2 का 6 समूह को जोड़ने के बाद 12 प्राप्त होता है, तो 12 में 2 का कितना समूह निकालने के बाद 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 में यहाँ पर देखो 2 गुने 6 बराबर 12 हुआ, मतलब 6 को 2 जोड़ने के बाद 12 होता है, तो 12 में कितने 6 निकालने के बाद 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो इससे पता चला कि गुना और भाग एक दूसरे का
उल्टी क्रिया है। फिर मैं आपको बताया हूं, जरा देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर अगर 12 हुआ तब 12 भागा 2 बराबर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। या 12 भागा 6 बराबर क्या होना चाहिए? तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल मुझे मालूम है तो यही गुणनफल यदि भाज्य बन जाए और कोई गुणनखंड उसका भाजक बन जाए तो बचा हुआ गुणनखंड होगा वही ना भागफल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमें मालूम है कि 20 गुने 35 20 गुने 35 20 × 100 कितना हो गया? 600 700 7 तो लिखे? यू आर राइट। ओके, तो 20 में 35 को गुना करने के बाद 70 है तो मुझे मालूम है कि वी हैव 20 ग्रुप्स ऑफ 35 और वी हैव 35 ग्रुप्स ऑफ 20। अगर मेरे पास 35 का 20 ग्रुप हो या 20 का 35 ग्रुप हो तो कुल यूनिट कितने होंगे? 700। तो जब यह पता है बार बार के जोड़ है तो समान चीजों में बिखरने जा रहा है, तब सेम टाइम में हम कह सकते हैं कि 700 को मैं अगर 35 से भाग करूं तो उत्तर कितना मिलना चाहिए? यानी कि यह गुणनखंड अगर या जब गुणनफल भाज्य बना या गुणनखंड भाजक बना तो दूसरा जो गुणनखंड बचा हुआ है वह क्या बन जाएगा? भागफल। भाग की क्रिया में इनका नाम बदल जाएगा। संख्या तो वही है लेकिन उन क्रियाओं में उनका नाम बदल गया। यहाँ इसको कहते थे गुणनफल, अब उन्हीं संख्या को भाग में क्या कर रहे हैं? भाज्य। यहाँ पर कहते थे गुणनखंड, तो दोनों गुणनखंड में एक गुणनखंड अगर भाजक बना तो दूसरा गुणनखंड क्या हो गया? तो जब यह मालूम है तब 700 में 35 से भाग करके वास्तविक भाग करके भागफल को पता नहीं करना है, बल्कि इस गुणन तत्व के संगत दो हमेशा भाग तत्व होंगे। क्लियर हो गया ना? अब देखिए जरा, अब मुझे बताइए, अब हम लोग वेरिएबल लेते हैं अर्थात ऐसी संख्या कोई भी हो सकता है। तो मान लो कि एक से एक संख्या है, दूसरा संख्या y है और दोनों का प्रोडक्ट अगर z है तो मुझे बताइए कि जब मुझे यह मालूम है तो मुझे क्या क्या मालूम है? तो मुझे यह भी मालूम है कि z भागा y क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। यह भी मालूम है कि z भागा x क्या होना चाहिए? क्लियर हो गया? अर्थात एक गुणन तत्व के लिए आपके पास कितने भाग्य तत्व होंगे? यस, देयर आर 2 डिवीजन फैक्ट्स करस्पॉन्ड टू 1 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये समझ गए ना? अब चलिए मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपको बताया हूं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक को छोड़ करके या तो आभास संख्या होगा या तो आभास संख्या के गुणनफल होगा। और कोई संख्या किन आभास संख्या का गुणनफल होगा इसको बताया जा सकता है। यानी कि हमें अगर आभास संख्या मालूम है तो उन आभास संख्या से कौन कौन से भाज्य संख्या हम बना सकते हैं हमें मालूम है। अब देखिए जरा 12, एक उदाहरण लेते हैं 20, ध्यान देखिए। तो 20 10 गुने 2 के रूप में अगर हम लिखा जा सकता है तो निश्चित है कि 20 भागा 10 क्या होना चाहिए? 2। और 20 भागा 2 क्या होना चाहिए? अगर 20 को हम दूसरे तरफ फिर लिख सकते हैं 5 गुने 4, इसका मतलब हुआ 20 भागा 5 4 और 20 भागा 4 5 होगा। अब हम लोग 20 को 2 हो गया ना, यही 2 चीज। तो यहां पर देखिए जरा 20 भागा तो 20 जो है भागा 10 ये 2 हुआ और 20 भागा 5 क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और 20 भागा 4 क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहां ध्यान दीजिए। तो यह 20 जो है वो 10 से भाग करने के बाद 2 मिलता है। तो 20 जो है पता करें कि किन किन आभास संख्याओं का गुणनखंड है।
तो 20 2 गुने 2 गुने 5 के रूप में लिखा जा सकता है, राइट। भागा 10 को क्या लिखा जा सकता है? 5 गुने 2, और रिजल्ट क्या है? 2। ध्यान दें पैटर्न, 20 भागा 5, तो 20 का भी यार इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 20 को, और जिससे भाग करने जा रहे हैं उसका यही अभाज्य गुणनखंडन है। यहां पर देखिए 20 भागा 4, तो 20 को हमने 2 गुने 5 भागा 4 है, तो उसका भी अभाज्य गुणनखंडन मैंने कर दिया। और यहाँ पर रिजल्ट को भी सामने, यहाँ पर रिजल्ट मुझे 4 मिला था, यहाँ पर रिजल्ट मुझे क्या मिला था? 5 मिला था। अब इन पैटर्नों पर ध्यान, 2 गुने 2 गुने 5 भागा 5 गुने 2, 2 हो जा रहा है, यानी कि यह 5 गुने 2 कैंसिल हो जाता है, लगता है कि इन कैंसिल हो जाता है। अर्थात इसमें 5 गुने 2 अगर है तब यह संख्या डिवाइड हो रहा है। तो 5 गुने 2, तो 5 गुने 2 से इस संख्या को हम भाग किए तो भागफल क्या होगा? तो 5 गुने 2 को आप 1 बना लिए, तो बचा हुआ जो संख्या होगा वही उसका भागफल होगा। यहाँ पर भी देखिए जब 5 से भाग करने जा रहे हैं तो इस 5 को हम लोग घेर दिए एक गुणनखंड, और यह दूसरा गुणनखंड रख लिए जो 2 गुने 2 से मिलकर बना है। तो यह 5 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा? 4। अब 2 गुने 2 गुने 5 में 2 गुने 2 से भाग कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट पता है कि 5 है, अर्थात यह 5 है, तो 2 गुने 2 को जो भी एक संख्या बना रहा है, तो यह दूसरा गुणनखंड क्या हो जा रहा है? अर्थात यहाँ पर हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है ना? फिर क्या देखा कि 2 गुने 5 दैट इज 20, 5 गुने 2 दैट इज 10 से पूर्णतः विभाजित कब है? जब 10 के सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें, यहाँ भी देख रहे हो यह 5 जो डिवीजन है यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर देख रहे 5 चुका अभाज्य गुणनखंड में 1 ही प्राप्त होता है। यहाँ पर देख रहे हो 4 मतलब 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 यहाँ पर मौजूद है। तो इससे क्या पता चला? इस पैटर्न से क्या पता चला कि ए बी से पूर्णतः विभाजित है। कब? जब ए के अभाज्य गुणनखंडन में बी के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। अब बी के सभी अभाज्य गुणनखंड को मल्टीप्लाई करके एक बना लो नंबर, तो जो बचा हुआ नंबर होगा वही क्या होगा? भागफल होगा। समझ गए ना? कि नहीं समझे? समझे। अच्छा, इस बात को और बेहतर समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं और आपको करना है। मान लो अब कोई संख्या नहीं लिख रहे हैं, वह संख्या 3 अभाज्य गुणनखंडों से मिल करके बना है, हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख रहे हैं। हम 20 को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि 2 गुने 5 लिख रहे हैं। तो कौन संख्या लिख रहे हैं? हम 35 को नहीं लिख रहे हैं, हम 5 गुने 7 को लिख रहे हैं। मतलब कौन? तो 35 कहो या 5 गुने 7 कहो, दोनों एक ही संख्या है। अब मुझे बताओ, कोई संख्या है 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने, इतना ही रखते हैं, छोटा है। अब बताओ कि यह संख्या जो है किन किन संख्याओं से डिवाइड होगा? यही दी गई संख्या है। वैसे 5 गुना 10 70 21 210 को हमने अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख दिया। तो मैं पूछ रहा हूं कि 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 के सभी गुणनखंड बताएं, सभी गुणनखंड। अर्थात यह किन किन संख्याओं से, अगर इसको 1 बना देते, इसको 2 बना दो, इसको 2 बनाया, यह 2 बनाया, तो 10 से डिवाइड होगा 21 प्राप्त होगा, 21 से डिवाइड होगा 10 को प्राप्त होगा। ये तीनों को 1 बनाया, इसको 1 बनाया, तो यह गुणनखंड से भाग करोगे तो यह प्राप्त होगा, इससे भाग करोगे तो यह प्राप्त होगा। आप समझ गए ना? तो मुझे बताया कि 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 किन किन संख्याओं से डिवाइड होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जाओ चलो, किन किन संख्याओं से डिवाइड होगा उसके सभी डिवीजन को बताना है। क्योंकि प्राइम तो जो भी इसको डिवाइड करेगा संख्या, उसका भी तो अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होगा। अब किस संख्या को डिवाइड किया जाता है उसका भी तो अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो बड़ी आराम से बता सकते हैं कि यह 210 जिसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा हुआ है, उसके कौन कौन से डिवीजन हो सकते हैं। चलो छोटा शुरुआत करो, उसको यहाँ पर नहीं डायरेक्ट लिखते जाओ। अब गुणनखंड के रूप में ही लिखो, बाद में गुना करके बता देंगे, फिर गुणनखंड के रूप में लिखो।
अगर इसको क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया? मैं कह रहा हूं कि इसके डिवीजर बताओ कौन कौन हो सकते हैं। इसके डिवीजर तो पहला तो डिवीजर 2 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 2 गुने 5 हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 5 गुने 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 गुने 7 हो सकता है। 5 गुने 7 रखेंगे तो इसमें है कि नहीं है? चलो इसमें 3 भी हो सकता है, इसमें 7 भी हो सकता है, इसमें 5 भी हो सकता है, इसमें 3 गुने 7 गुने 5 भी हो सकता है। अब यह कौन सा संख्या 2 या 10 या 35 या कितना होगा 5 गुना 10 70, या तो 3 है ही है, या 7 है ही है, या 5 है ही है, 70 21 और कितना होगा 105। तो ये सभी संख्याएं से यह डिवाइड होगा, 105 से डिवाइड होगा तो 210 होगा ना। अब समझ गए? चूंकि यह जितने भी संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड है वह इस संख्या में मौजूद है। इस कारण चूंकि हम लोग 5 गुने 7 से भाग करेंगे तो 5 गुने 7 से भाग करेंगे तो भागफल क्या हो जाएगा 2 गुने 3 दैट इज 6। यदि 2 गुने 5 गुने 7 दैट इज 5 गुना 10 70 से भाग करेंगे तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा भागफल और 3 हो जाएगा। यदि 7 गुने 3 से हम भाग करेंगे दैट इज 21 तो 5 गुने 2 जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका भागफल। अंडरस्टैंड? इसलिए मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, मैं कोई संख्या दे रहा हूं उसका भाग गुणनखंड। अब बताइए 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 13 गुने 11 इसके सभी गुणनखंड ज्ञात करें। चलो कौन कौन बताएगा? बहुत सारे गुणनखंड होंगे। चलो यहां पर आके बताओ कौन बताएगा, बताओ क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा? चलो आओ सुनो, यहाँ पर जब यह गुणनखंड लिखोगे 2 जब गुणनखंड होगा तब उस समय उसका दूसरा गुणनखंड भागफल होगा। तो भागफल को इधर लिखा है, जब 2 गुणनखंड होगा तो भागफल क्या होगा उसको आप ऐड कर सकते हो नहीं, गुना करके अगर नहीं पता गुणनफल को नहीं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ही लिखो भैया। 2 जैसे भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा जी। आप दूसरा भी बता सकते हो, दूसरा बता सकते हो, आओ चलो आओ इधर लिखना है। इसके जब 5 डिवीजन होगा तो सेम टाइम उसका भागफल क्या होगा वो लिखा होगा। बड़ी संख्या है उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। 2 गुने 5 मैंने किस संख्या से तुम भाग कर रही हो 10 से, तो उसमें भागफल क्या होगा वो बता दो। भागफल को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में बोलो ना यार, तो भागफल क्या होगा बोलो तो लिखो, बोलो करते बोलो क्या होगा 3 गुने 7 गुने 13 गुने 11 क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। चलो मतलब ये सभी अभाज्य गुणनखंड उसमें दिखनी चाहिए वो वाला मूल में। इसको निकाल देंगे जो बचा हुआ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होगा वो भागफल हो जाएगा। चलो अब बाकी और कोई आओ चलो और कोई बनेगा, आओ कोई और आएगा बताने के लिए। अगर इधर पूरा भी रख ले तो उधर 1 बच जाएगा उस समय क्या जो सबसे बड़ी उसका डिवीजन होगा जो स्वयं संख्या होगा। हो गया और होंगे बहुत अच्छा इतना ही होंगे और नहीं होंगे। अगर भाजक के स्थान पर हम 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 13 गुने 11
तब इधर इधर भागफल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक में बच जाएगा। एक भी तो होता है गुणनखंड, क्योंकि एक सबका न होता है। और एक भागफल के रूप में कब प्राप्त होगा? जब संख्या को स्वयं से भाग दिया जाएगा। तो देखो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13 गुने 11, ये कौन संख्या हो गया? 5 गुना 10, 10 तिहाई 30, और 30 सत्ते कितना हो गया? 210, और 13 गुने 11 कितना हुआ? 143। 143 को जोड़ देते हैं ना, गुना करना है। अब गुना करेंगे तो 21 कितना हो जाएगा बोलो? अब 143 में 21 से गुना करो, एक शून्य आगे रखो, 1 तिहाई 3, 1 4, 1 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 6 4 10, 8 1 9, 1 10, 2 1 3, और 1 0 लगा दो। कौन संख्या हो गया? यह जो है 30030। इसी संख्या का यह प्राइम फैक्टराइजेशन है, और इसी संख्या का यह सभी गुणनखंड है। दैट इज 2 5, इसको 10 कर दो, 5 गुना 10 यह 30 हो गया, 5 गुना 10 70 21, यह 210 हो गया, 11 गुना 13 11 33, 11 में 11 143 हो गया। इस तरह से 2 5 10 30 21 143 इस संख्या का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, है ना। अर्थात किसी का संख्या का अभाज्य गुणनखंडन दिया गया है तो हम यह बता सकते हैं कि उसके कितने डिवीजन होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं रख रहा हूँ। ज्यादा गुणनखंड प्राइम फैक्टर और गुणनखंड तुम लोग कंफ्यूज कर जा रहे हो, इसे छोटा छोटा रख रहे हैं ताकि आप लोग 2 गुने 5 गुने 7 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। छोटा मैं रख रहा हूँ। चलो इसके सभी गुणनखंड ज्ञात करें, क्योंकि वह संख्या जो है कौन सी संख्या है आपको पता है, उसका अभाज्य गुणनखंडन में किया हो। 2 लड़का 2, 1 लड़का 1 लड़की, इसके सिवा कोई और है? कोई है? यस, आओ एकदम क्रम से लिखना है। इसके सभी गुणनखंड को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले छोटा गुणनखंड की बात होगी। चलो मेरा सवाल बताओ, 2 गुने 5 गुने 7 को जब 2 से भाग करेंगे तो भागफल के रूप में क्या मिलेगा? मत बोलो पहले, जिस रूप में वो चलो बोलो। 2 गुने 5 गुने 7 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल में क्या मिलेगा? ये तुम्हारा काम क्या है, तुम नहीं सुनती हो। दो गुने 5 गुने 7 को हम जब 5 से भाग करेंगे तो भागफल क्या मिलेगा? 2 गुने 5 गुने 7 को जब मैं 5 से भाग करूं तो भागफल क्या मिलेगा? कितना क्या मिलेगा बोलो? इतना नहीं समझना, प्लीज टेक योर सीट। यहाँ पर समझना नहीं। चलो तुम आओ, हाथ में लो माइक। 2 गुने 5 गुने 7 एक संख्या है, उसमें अगर 2 से भाग करेंगे तो भागफल क्या मिलेगा? 5 गुने 7। 2 गुने 5 गुने 7 में मैं 7 से भाग करूं तो भागफल क्या मिलेगा? 2 गुने 5। ठीक है, मैं 2 गुने 5 गुने 7 में 5 गुने 7 से भाग करूं तो भागफल क्या मिलेगा? 2 गुने 7। नहीं, 2 गुने 5 गुने 7 में मैं 5 गुने 7 से भाग करूं तो भागफल क्या मिलेगा? 2। अगर 2 गुने 5 गुने 7 में मैं 2 गुने 5 गुने 7 से भाग करूं तो भागफल क्या मिलेगा? 1। बहुत अच्छा, समझी? तो 2 गुने 5 गुने 7 का अब सभी गुणनखंड लिख लो। यहाँ पर गुणनखंड के मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, और जब विभाजित होगी तो उसके संगत भागफल क्या होगा? राइट। यहाँ पर अगर गुणनखंड 2 होगा तो उससे संगत भागफल क्या होगा? 5 गुने 7 दैट इज 35। 7 से भाग करेंगे, 7 अगर गुणनखंड होगा, इसको डिवीजन भी कहते हैं, तो सेम टाइम में क्वोशिएंट क्या होगा? 2 गुने 5 दैट इज 10। चलो अब बताओ, अब तो लिख सकती हो। चलो इसके सभी गुणनखंड को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। राइट्स ऑल इट्स डिवीजन बट इन असेंडिंग ऑर्डर। और उसको इक्वेट कर लेना। वो क्या लिख रहे हैं?
अरे भैया यहाँ पर जब दो गुणनखंड होगा तो भागफल क्या होगा? तो यहाँ 5 भाग लिखो 5 अब 5 को आप बराबर कर लो। यहाँ पर बराबर कितना होता है? कौन सी संख्या? लिख दो 35। अर्थात 2 जब भाजक होगा तो भागफल 35 होगा। चलो दूसरा जी, तो उस समय दैट इज 14 लिख डालो। फिर बताओ बहुत अच्छा। चलो अब जो यहाँ पर ई वाला यहाँ आ जाएगा तो ई वाला यहाँ आ जाएगा। अब चलो ऐसा कुछ 2 5 7 लिया, 12 लो, 1 1 लिया, फिर 2 2 लो, फिर 3 को लो। कितने तरीके से तुम चुन सकते हो। क्या लिखा? ये क्या लिख रहे हो? क्या लिखा है? तुम कंफ्यूज कर जाते हो बराबर यार। तुम बैठो, चल दूसरा को पूरा करें। अगर 2 अगर डिवीजन हुआ तो उसके संगत जो है भागफल हुआ। 5 डिवीजन हुआ संगत भागफल हुआ। 7 डिवीजन हुआ संगत भागफल हुआ। और कौन कौन डिवीजन हो सकते हैं? शेष कौन बताएगा? और कोई तुम लोग में से यार? तुम लोग से कोई नहीं? तुम नहीं पूछ, किसी को नहीं मालूम है? बताओ। तो उसको एक वेट कर दो, इसको बराबर करके इधर लिख दो। बराबर मुझे लिखो ना, बराबर तो पता चल जाएगा ना कौन है। चलो लिख दो वहीं पर बराबर कितना हुआ। हाँ 10। तब उसमें उसके संगत क्या भागफल होगा? आप मान लो 2 गुने 5 जब होगा तो वहां 7 लिख दिया, ठीक है। अगर गुणनखंडन किया है तो उसको गुणनफल ज्ञात करो। क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। गुना में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। गुना और योग में सिर्फ इतना ही मतलब है कि इन 2 संख्याओं के बीच गुना का क्रिया कर रहे हो और किन 2 संख्याओं के बीच योग का क्रिया कर रहे हो। किसको किसके साथ गुना किया जाए और किसको किसके साथ जोड़ा जाए यह महत्वपूर्ण नहीं है। भाग और घटाव की क्रिया में विचार करनी होती है कि किसको किसमें से घटाया जाना है और किसको किससे भाग दिया जाना है, क्योंकि वहां पर क्रम का बदलने पर मतलब बदल जाता है। चलो वेरीफाई। अब मुझे आंसर दो। 2 गुने 5 गुने 7 एक कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या? 2 गुने 5 गुने 7 करने से कौन संख्या? बोलो 70। अब बताओ कि 70 के सभी गुणनखंड कौन कौन है? 1 2 5 7। नहीं बताना, एक तो होता ही नहीं। 2 5 7 10 35 14 70। लेकिन सबको क्रम में लिखना था ना। इसकी बात पहले आती है ना। छोड़ दो। अब तो आप लोग शेष लड़का समझ गए। अभाज्य गुणनखंडन के क्या फायदे हैं? अभाज्य गुणनखंडन किसी संख्या का दिया हो तो हम बता सकते हैं कि उसके कितने डिवीजन हो सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन हो तो कितने डिवीजन के मतलब डिवीजन अभाज्य भी होंगे और डिवीजन भाज्य भी होंगे। डिवीजन जब कर रहे हैं तो अभाज्य भाज्य कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। इसी नॉलेज का यूज करेंगे एमसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में, इसलिए यहाँ पर सिद्ध हो जाइए बिल्कुल। मैं एक संख्या बदल देता हूं, सवाल वही रहेगा। 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5। चलिए इस संख्या के सभी गुणनखंड को लिखे। अगर आप उनका गुणनफल के रूप में नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, गुणनखंड के रूप में लिखे। तो इसके डिवीजन बता दें। इस संख्या का कितने गुणनखंड होंगे और कौन कौन से गुणनखंड होंगे अब तो बता सकते हैं।
चलो बताओ, तुमरे तुमको नहीं पता चल रहा है? क्या है? क्यों नहीं पता चल रहा है? क्यों नहीं पता चल रहा है? अगर किसी संख्या का या अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है तो यह अगर एक संख्या बना लेंगे तो बचा हुआ दूसरा संख्या होगा कि नहीं है? तो इस पूरे संख्या को दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दिखा रहा है कि नहीं? यह और गुना यह, तो यह अगर डिवीजन होगा तो यह कोसेंट हो जाएगा। अब इसमें दो को मैं एक बना लेता हूं तो शेष बचा हुआ को एक बना लो, तो इसका दो समूह बन गया। अगर एक समूह यह जो है अभाज्य गुणनखंड का यह समूह अगर डिवीजन होगा तो यह कोसेंट होगा, यह डिवीजन होगा तो यह कोसेंट होगा। तो अब कौन लिखा है तो मुझे बताओ। दो ही अभी तक जान पाए हो तुम लोग। अब समझा नहीं समझा? इसलिए कि इतना सब कुछ गायब था। अब साथ ही आना फ्रेंडशिप, तो देखो तुम्हारा फ्रेंड कहाँ तक मदद करते हैं। चलो लिखो। थोड़ा सा तुम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पढ़ लिखना, तब उसको फाइनलाइज करना प्रोडक्ट को। चलो तेजी से करो, अब बाकी छोड़ दो, रेस्ट दूसरा कोई। चलो दूसरा आओ, चलो जाओ अपने जगह। तुम जितना का किए हो फाइनलाइज कर दो, अगर गुणनखंडन के रूप में तो प्रोडक्ट के रूप में लिख दो। इतना के बाद नहीं होता हमसे हेल्प ले लो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 में 6 6 42 1 0। 3 दूना 6 दूना 12, 12 पचे 60 सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? 3 भी रखेगा तो 420 से मिलेगा। 3 दूना 6 दूना 12, 12 पचे 60 420। यहाँ पर क्या है? 3 दूना 6 दूना 12, देखो तो कैसे हो गया? देखो गिनो पहले देखो कि 3 कई बार है, 2 कई बार है, देखो तो दोनों को मिलाकर 3 2 बार होना चाहिए ना। 3 2 बार है, दोनों मिला करके 2 2 बार है ना। ठीक है, तो 3 दूना 6 पचे 30, क्योंकि 3 को दुगुना हो गया तो वो आधा हो जाएगा, या दुगुना होगा वो आधा होगा, या तिगुना होगा वो अनंत आएगा। गणित में संख्याओं के बीच में पैटर्न को ढूंढना है। गणित मूलतः पैटर्न पर आधारित है कि सभी संख्याएं किस नियम का पालन करके आ रहे हैं। हेल्प हमसे भी लिया करो, ठीक है। 2 दूना 4, 5 के 20, अब 20 सते 140, मैंने 2 से गुना करो, 1 शून्य आ गया बेटा। 20 मैंने 2 10, तो 7 को 2 10 होगा तो 14 को 10 हो जाएगा। 10 10 का समूह 14 को, तो पूरी कहीं 140 हो जाएंगे। बराबर आंख से देखो। कितना हुआ? हाँ ठीक है, वेरी गुड। उधर क्लास में कोई नहीं टीचर है? ठीक, बहुत अच्छा।
सभी को मिल रहा है जितना संभव, ऑल पॉसिबल डिवीजन। यू कैन राइट डाउन ऑल पॉसिबल डिवीजन इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज गिवन। इसी बात पर आज का सदन फोकस करता है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 84 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 सत्ते 18 सत्ते तो 18 25 90, 2 18 36, 90 और 36 जोड़ा तो कितना हो गया? यस, ऐसा भी जोड़ो, खंड खंड में जोड़ना चाहिए। चलिए आप और होंगे डिवीजन। मैं पूछ रहा हूँ, फाइनल कीजिए। क्या आप लिखिए, क्या इसके और डिवीजन होंगे? क्योंकि उधर भी है तो वो क्या हो जाएंगे? जब यह भागफल जब डिवीजन बन जाएगा तब यह क्या बन जाएंगे? भागफल बन जाएंगे। यह भागफल जब डिवीजन बन जाएगा तो हाँ, क्योंकि इसको 420 और 3 को गुणा करेंगे यह मिलेगा, 210 और 6 को गुणा करेंगे तो यह मिलेगा। और साथ ही साथ अब देखिए जरा, 3 से यह संख्या क्यों डिवाइड है कि 3 जो अभाज्य संख्या है वह यहाँ पर मौजूद है। 3 गुने 2 से क्यों डिवाइड है, अर्थात 6 से क्यों डिवाइड है? क्योंकि 6 के सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें शामिल है। देखो जरा, 9 से यह क्यों डिवाइड है? क्योंकि 9 के सभी अभाज्य गुणनखंड, 3 जो 2 बार आया है, 3 2 बार यहाँ देखने को मिल रहा है। आप इसी तरह से 14 को देखें तो इसके सभी अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्या में शामिल है। अर्थात तो यहाँ पर जिन संख्याओं से यह विभाजित हो रहा है तो उन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें शामिल है। तो इसको अब हम लोग यह जो आंकड़ा था उस आंकड़ा से हम लोग जो निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या पहुंचे? किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर दिया हुआ है तो उसके सभी संभावित गुणनखंडों को पता लगाया जा सकता है। तो इस सदन में हमने क्या सीखा कि यदि किसी संख्या का मतलब, यहाँ प्राकृतिक संख्या की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या का। तो किसी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंडन दिया हुआ हो तो इसके सभी गुणनखंडों को ज्ञात किया जा सकता है। हमने इस सदन में क्या सीखा कि किसी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है तो इसके सभी गुणनखंड को मालूम किया जा सकता है। क्या सवाल है? तो गुणनखंड को मालूम करने का तरीका तो पता हो गया। अब इसी चीज तथ्य को दूसरे रूप से कह रहे हैं कि यदि, फिर से मैं लिखता हूं कि यदि a कोई संख्या हो b से पूर्णतः विभाजित हो, इसी नियम का उपयोग करके सभी गुणनखंडों को पता किया। यदि a b से पूर्णतः विभाजित हो तो कैसे पता किया कि a के अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम b के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होना चाहिए। कैसे पता किया कि यदि a b से पूर्णतः विभाजित है, इंप्लाइज दैट a के अभाज्य गुणनखंडन में, एक के अभाज्य गुणनखंडन में b के सभी अभाज्य गुणनखंड जितनी बार वहां हो, सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। ओके? तो आज की सदन में वैसे
मस और लस को ज्ञात करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्हीं अवधारणाओं को समझने में हमने काफी समय ले लिया। इसलिए अत्यधिक समय हो जाने के कारण जो बची हुई है अवधारणा, उनके बारे में अगले सदन में चर्चा होगी। क्योंकि गणितीय सदन का आयोजन तो नित्य होता है। तो आइए एक बार हम लोग जो भी क्रियाकलाप हम लोग मिलजुल करके किए, उससे क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं, किस निष्कर्ष तक हम पहुंच रहे हैं। तो क्या हम लोग जाना कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन दिया हुआ है तो इसके सभी गुणनखंडों को मालूम किया जा सकता है। इस नॉलेज का उपयोग करना है एमसीएफ निकालने में। दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि, वही बात को मैं कह रहा हूं, यदि ए बी से पूर्णतः विभाजित है तो ए के अभाज्य गुणनखंडन में बी के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होना चाहिए। अगर बी का एक आध अभाज्य गुणनखंडन भी नहीं शामिल हुआ, उस स्थिति में पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो आज के सदन को इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ समाप्त करने जा रहे हैं। फिर मैं एक बार दोहरा ले रहा हूं कि किसी संख्या के, चूंकि हम इस सदन में अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंडन के महत्व और अभाज्य गुणनखंडन के विभिन्न समस्याओं के समाधान में उपयोगिता पर हम केंद्रित किए हुए हैं। इसलिए आज हमने क्या समझा, पहले ही हम समझ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या का बिल्डिंग ब्लॉक अभाज्य संख्या है। और आज हमने यह सीखा कि किसी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंडन दिया हुआ है तब हम उसके सभी गुणनखंड को बता सकते हैं। दूसरा बात हमने यह जाना कि कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः डिवाइड होता है अथवा नहीं होता है, इसका भी हम आंसर अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा ही देते हैं। अर्थात अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को पता करते हैं। दूसरा, अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा दो संख्याओं के बीच पूर्णतः विभाजन की क्रिया संपन्न होती है अथवा नहीं होती है, उसका फैसला भी उसी के द्वारा किया जाता है। जैसे ए अगर बी से पूर्णतः विभाजित है तो ए के अभाज्य गुणनखंडन में बी के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होना चाहिए। यदि बी के सभी अभाज्य गुणनखंड ए में शामिल नहीं है, इंप्लाइज दैट बी ए को विभाजित नहीं करता है। पैसिव वॉइस में ए बी से विभाजित नहीं होता है। इन इंग्लिश, बी डज नॉट डिवाइड ए इन एक्टिव। इन पैसिव, ए इज नॉट डिवाइडेड बाय बी कंप्लीटली और इवेनली। इतना ही के साथ आज की सदन समाप्त होता है।